नमस्कार, मैं मोनू चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का टॉपिक है डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स। आज हम पढ़ेंगे डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, लाइब्रेरीज़ में क्या इसका इम्पैक्ट है और क्यों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो डिवाइड डेसिमल का जो शॉर्ट फॉर्म में इसको जनरली डीडीसी बोला जाता है। इसका पूरा नाम है डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स। सो डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम एक क्लासिफिकेशन स्कीम्स है जिसका यूज़ लाइब्रेरीज में डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोलन क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन स्कीम होता है जिसका यूज़ डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करने में या क्लास नंबर प्रोवाइड करने में लाइब्रेरीज में यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरीके से डीडीसी भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसका यूज़ जो है डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करने में किया जाता है लाइब्रेरीज में या इंफॉर्मेशन सेंटर्स में। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डीडीसी स्टैंड फॉर डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन। मैंने बताया कि इसका पूरा नाम जो है वो डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है। फिर इसका यूज़ जो है वो बुक्स को क्लासीफाई करने में किया जाता है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। मोस्ट वाइडली ये इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लगभग सभी कंट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें ये जो डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं ये 3 वॉल्यूम में है या 3 पार्ट में है। यहाँ पे ये इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स का ये पिक्चर है। इसमें ये पहला पार्ट है जिसको टेबल बोलते हैं। ये दूसरा पार्ट है जो कि शेड्यूल है और ये तीसरा पार्ट है जो कि रिलेटिव इंडेक्स है। सो अभी तक आपने देखा कि डीडीसी क्लासिफिकेशन स्कीम्स है और इसके 3 वॉल्यूम में है। एक्चुअली में ये 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट जो होता है वो टेबल है, दूसरा शेड्यूल है और तीसरा है रिलेटिव इंडेक्स। अब ये क्या है इसके बारे में आगे हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मेलविल डिवे ने इन्होंने क्लासिफिकेशन डीडीसी जो डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं इसको इन्होंने दिया था और इनका पूरा नाम जो है वो मेलविल लुइस कसौथ डिवे, ये इनका पूरा नाम है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मेलविल डिवे का पूरा नाम क्या है, तो ये इनका पूरा नाम है और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 दिसंबर 1851 और इनका जो जन्म हुआ था ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी सिटी में हुआ था। तो यहाँ पे है एडम्स सिटी सेंटर, न्यूयॉर्क। और ये इनका डेथ जो है वो 26 दिसंबर 1931 को हुआ था। और ये जो है वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर्स थे। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो कि 1876 में बना था और इसी समय पे डीडीसी भी पब्लिश हुआ था उसी ईयर पे। इसके अलावा ये लेक प्लेसिड क्लब के फाउंडर भी हैं। इसको भी पूछ लिया जाता है कि लेक प्लेसिड क्लब के फाउंडर्स कौन हैं। ये डीडीसी का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। तो एक्चुअल में ये 3 क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है, एक ही क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसके 3 वॉल्यूम है। ये इनका पिक्चर है मेलविल डिवे का। डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन है वो जो कि 1876 में पब्लिश हुआ था, जो कि 44 पेजेस में है था। और ये 44 पेजेस के होने की वजह से इसको हम लोग बुक ना बोल के एक पम्पलेट बोलेंगे, क्योंकि बुक में अकॉर्डिंग टू यूनेस्को मोर देन 49 पेजेस होना चाहिए एक्सेप्ट कवर पेज को छोड़ के 49 पेजेस से भी ज़्यादा होना चाहिए, तब उसको हम लोग बुक बोलेंगे। तो ये 44 पेजेस का था, इसीलिए इसको हम लोग पम्पलेट बोल रहे हैं। और जब ये पब्लिश हुआ 44 पेजेस में, तब उसका नाम था अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ लाइब्रेरी। ये फर्स्ट एडिशन में जब पब्लिश हुआ तो ये इसका नाम था। और इसका जो सेकेंड एडिशन है वो 1885 में पब्लिश हुआ, जो कि 7 गुना बड़ा था पहले एडिशन से। फिर इसका बाकी एडिशन में से ये 15th एडिशन जब देखेंगे तो फिर इसका
16 जो एडिशन था वो 1958 में पब्लिश हुआ था, जो कि 2 वॉल्यूम्स में था। 2 वॉल्यूम, जो कि 2 वॉल्यूम्स में था, जिसमें पहला फॉर्म डिवीजन, एरिया टेबल्स और इंडेक्स ये सभी इसमें दी गई थी। फिर 18वां जो एडिशन था वो 1971 में पब्लिश हुआ था, और इसको फर्स्ट टाइम ये जो है वो 3 वॉल्यूम में, जो 3 वॉल्यूम मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, वो 3 वॉल्यूम में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ 18वें एडिशन से। और जो उसका 20वां एडिशन है वो 4 वॉल्यूम्स में है, मतलब कि 20वां एडिशन से 21, 22 और 23 ये तीनों एडिशन जो है वो 4 वॉल्यूम्स में आए हैं। ये 4 वॉल्यूम कैसे हुआ आगे चल के देखते हैं। अब ये डीडीसी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डीडीसी का स्ट्रक्चर है, कितने वॉल्यूम्स में क्या है ये सभी यहाँ पे हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो जब देखेंगे कि जो 3 पार्ट का स्ट्रक्चर है, अभी हमने पढ़ा कि वो 19th एडिशन से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे 3 पार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है, जिसमें पहला है टेबल, दूसरा है शेड्यूल और तीसरा है रिलेटिव इंडेक्स। ये क्या होते हैं आगे हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला है टेबल, दूसरा है शेड्यूल और तीसरा है रिलेटिव इंडेक्स। ये कहानी है 19th एडिशन की, जिसको आपके कोर्स में दिया हुआ है, और जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इसी एडिशन से आपको प्रैक्टिकल करना है। इसी एडिशन का यूज करके आपको क्लासिफिकेशन, क्लास नंबर आपको बनाने हैं। फिर अब बात करते हैं 20 एडिशन से आगे की, मतलब 20वां, 21वां, 22वां और 23वां एडिशन की बात। तो यहाँ से 20 और 23 एडिशन, इसमें जो है वो इनका स्ट्रक्चर बदल के 4 वॉल्यूम में हो गया है। ये कोने में आपको दिख पा रहा होगा, ये 4 वॉल्यूम का स्ट्रक्चर है। इसमें से ये जो है वो टेबल है और वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 3 है और ये वॉल्यूम 4 है। पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम और चौथा वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको अलग कलर से मैंने किया है कि शेड्यूल जो है वहाँ पे ये 2 हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया, नए नए सब्जेक्ट्स आते गए, और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर में कुछ नए नए कंटेंट आते गए, इसीलिए जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो बढ़ता गया। इसीलिए जो शेड्यूल है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 000 से 599 तक ये पहला वॉल्यूम में दिया गया है, और 600 से 999 तक ये दूसरे वॉल्यूम में दिया गया है। इसीलिए शेड्यूल जो है यहाँ पे 2 शेड्यूल्स हैं। और फिर है रिलेटिव इंडेक्स। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह और है कि 22वें और 23वें एडिशन तक 6 टेबल्स थे, 6 टेबल्स हैं। क्यों? इससे पहले वाले जो एडिशंस हैं यहाँ पे टोटल 7 टेबल्स हैं। पहले वॉल्यूम में यहाँ पे 7 टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे जब देखे जाएंगे कि 22वां और 23वां में 6 टेबल क्यों हैं? क्योंकि जो 7वां टेबल था, जो कि पर्सन है, पर्सन टेबल है 7वां, उसको रिलोकेट करके टेबल 1 में डाल दिया गया है। इसीलिए इसमें 7 की जगह 6 टेबल्स हैं। किसमें? इसमें 22वें और 23वें एडिशन पे। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिक प्लान और स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो डीडीसी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, ये एक क्लासिफिकेशन स्कीम से इंस्पायर होकर ये चीज़ें, या एक पुरानी क्लासिफिकेशन स्कीम्स का यूज़ करके डीडीसी को बनाया गया है। तो एक क्लासिफिकेशन स्कीम था जिसमें एंटायर ह्यूमन नॉलेज को 3 डिसिप्लिन्स में बांटा गया था। फ्रांसिस बैकन ने 3 डिसिप्लिन में बांटा था ह्यूमन के जो ब्रेन के अकॉर्डिंग। पहला था मेमोरी लेवल का, दूसरा है इमेजिनेशन और तीसरा है रीजनिंग। तो मेमोरी लेवल में उन्होंने हिस्ट्री को रखा, और इमेजिनेशन में आर्ट्स एंड लिटरेचर को रखा, और रीजनिंग में उन्होंने साइंस को रखा। तो ये जो 3 ग्रेड डिविजन्स थे, इन्हीं को 9 मेन एरियाज ऑफ नॉलेज में डिवाइड किया गया है। किसमें? डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में। तो मेलविल डीवे ने जो एंटायर नॉलेज को, यूनिवर्स में जितने भी नॉलेजेस हैं, उनको मेलविल डीवे ने 10 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया। ये आपके सामने जो 10 मेन जो डिविजन्स है वो लिखे हैं, जो कि 000 से स्टार्ट होके 900 तक, ये टोटल
10 मेन क्लासेस हैं। तो इसी में उन्होंने पूरा सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर दिया कि जो 000 है वो जनरलिया है, और जनरलिया में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसी प्रकार 100 का मतलब फिलॉसफी है, 200 रिलीजन है, 300 सोशल साइंस है, 400 लैंग्वेज है, 500 प्योर साइंस है, 600 अप्लाइड साइंसेस है, और 700 आर्ट्स है, 900 में उन्होंने जनरल जियोग्राफी और हिस्ट्री को रखा। तो ये 10 मेन क्लास कम से कम आपको याद होने चाहिए कि अगर पूछा जाए कि 400 किसको डिनोट करता है तो ये लैंग्वेज को डिनोट करता है। तो यहाँ पे मेलविल जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट्स को क्लास नंबर देने के लिए मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए। आपके सामने है 000 मतलब 3 डिजिट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 400, दैट मीन्स 3 डिजिट इज मस्ट फॉर एनी क्लास नंबर। अगर 3 डिजिट नहीं है तो उसको क्लास नंबर नहीं माना जाएगा डिवाइडेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में। और जब हम बात करते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन में क्या होता था, 1 डिजिट से भी वहां पे क्लास नंबर बनाया जा सकता था। जैसे लाइब्रेरी साइंस का वहां पे क्लास नंबर 2 था, तो 1 डिजिट से वहां क्लास नंबर बन जाता था। इस तरीके से मैथमेटिक्स का B था, तो एक लेटर से भी वहां पे क्लास नंबर बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको मिनिमम 3 डिजिट रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके कोई क्लास नंबर बनता है। तो यहाँ पे 10 मेन क्लासेस हैं जो कि फर्स्ट समरी है। कहने का मतलब है कि पहले जो नॉलेज है उनको 10 मेन डिविजन्स में डिवाइड किए, फिर जो कि फर्स्ट समरी है जो आपके सामने है। अब इन 10 मेन क्लासेस को फिर फर्दर 10 में डिवाइड किया गया है जो कि सेकेंड समरी है, और फिर उन 10 क्लासेस को और 10 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जो कि थर्ड समरी है, जिसको थर्ड समरी बोला गया है। तो ये हो गया आपका 10 मेन डिविजन्स जो कि आपके सामने है, और इनको फर्दर फिर डिवाइड किया गया है। आगे हम लोग से देखते हैं सेकंड समरी। यहाँ पे लिखा है सेकंड समरी की जब हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट 10 मेन क्लासेस थे उनको फर्दर और 10 में डिवाइडेड किया गया है, जिनको 10 डिविजन्स बोला गया है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं 600 जो कि वहां पे अप्लाइड साइंसेस था, इसको फिर फर्दर हम देखेंगे तो 600 का मतलब टेक्नोलॉजी, 610 का मतलब मेडिकल साइंस, 620 इंजीनियरिंग एंड अलाइड ऑपरेशंस, उस तरीके से 630 एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, फिर 640 होम इकोनॉमिक्स, 650 मैनेजमेंट, 660 केमिकल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, 670 मैन्युफैक्चर्स, 680 मैन्युफैक्चर्स फॉर स्पेसिफिक यूजेस, और 690 का मतलब बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट जो 10 मेन क्लासेस थे उनको फिर फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। तो 10 into 10 इक्वल टू 100 डिविजन्स हुए। अब इनको फर्दर और 10 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, जो कि है आपका थर्ड समरी। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये है आपका थर्ड समरी। थर्ड समरी में हम लोग देख पा रहे हैं जो 100 डिविजन्स थे उनको फिर फर्दर 10 सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ईच ऑफ 100 डिविजन्स थे उनको फिर फर्दर 10 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग थर्ड समरी बोल रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 1000 सेक्शंस हुए। तो जैसे कि हम लोग 610 में मेडिकल साइंस देखे थे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उनको फिर फर्दर 10 सब सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो जैसे जैसे हम लोग नंबर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, कहने का मतलब है कि 6000 से 610, फिर अंदर जाके 610.11, इस प्रकार से जब नंबर में हम आगे बढ़ते जाएंगे राइट साइड की तरफ, तो हम लोग जनरल से स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ओर जाते जाएंगे। कहने का मतलब है कि जनरल से स्पेसिफिक। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे थे 600 का मतलब आपका था अप्लाइड साइंसेस। यहां पे आया तो पता चला कि ये मेडिकल साइंसेस है। जैसे जैसे अंदर जाते हैं ये डिसीज है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे आप जनरल से स्पेसिफिक, यहां पे जनरल था अप्लाइड साइंसेस, वहां से हम लोग कहां पहुंच गए, मेडिकल साइंसेस के डिसीज में। तो कहने का मतलब है कि जनरल से हम लोग स्पेसिफिक की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे नंबर्स में आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो डीडीसी में 3, मैंने बताया था कि ये इनके 3 वॉल्यूम्स हैं। पहला है टेबल, दूसरा है शेड्यूल,
जिसमें आपके क्लास नंबर जो है वो डीडीसी में दिया रहता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जब कोलन की बात किए थे तो वहाँ पे पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम था। इसका हम लोग 5 फंडामेंटल कैटेगरीज के रूप में पढ़े थे, जिसका यूज़ करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर एक क्लास नंबर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये डीडीसी जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो एनमोरेटिव है। कहने का मतलब है कि इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ उस समय पे जब बनाया गया तो उस समय पे जितने भी नॉन सब्जेक्ट्स थे और उनके यहाँ पे आपको रेडीमेड नंबर मिलेंगे। आपको नंबर को ढूंढना है और उसको असाइन करना है कि जो आप नंबर ढूंढ रहे हैं या जो आपको टाइटल मिला है या आपको जो क्लास नंबर बनाने के लिए मिला है, तो उस क्लास नंबर, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। फिर उससे रिलेटेड आपको क्लास में जाना है, जो भी आप अगर मेडिकल साइंसेस का है मेडिकल साइंसेस में जाना है। फिर आपको वहाँ जाके फिर फर्दर डिवाइडेड है उनको ढूंढना है और नंबर को असाइन करना है। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई फंडामेंटल कैटेगरीज जैसे ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए ये कोलन से अलग क्लासिफिकेशन स्कीम है। और इसमें जो है वो नंबर जो है वो रेडीमेड रहते हैं, बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं पे जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं उनके लिए नंबर असाइन करने के लिए यहाँ पे टेबल का प्रावधान किया गया था, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी टेबल्स के रूप में जानते हैं। तो टोटल 7 टेबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे 6 टेबल का जिक्र किया गया है क्योंकि जो 7वां टेबल था उसको रिलोकेट कर दिया था टेबल 1 में। तो मैं यहाँ पे 7वां टेबल का नाम लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग 19th एडिशन की बात कर रहे हैं। तो जो 7वां टेबल था उसका नाम था पर्सन टेबल। जो 7वां टेबल है उसका नाम है पर्सन टेबल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सब डिविजन्स की। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन में जब हम जाएंगे टेबल 1 में, तो वहाँ पे जितने भी चीज़ें मिलेंगी वो सभी जो शेड्यूल में मेन क्लासेस जो हैं वो सभी के लिए वो कॉमन है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे जितने भी आपको चीज़ें मिलेंगी उसको आप किसी भी मेन क्लास के साथ डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं या डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं बिना किसी रूल रेगुलेशन के। इसीलिए यहाँ पे लिखा है विदाउट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे टेबल 1 जो है वो जिस प्रकार से हम लोग डीडीसी में बात करते हैं कॉमन आइसोलेट्स की, उसी प्रकार यहाँ पे उनको स्टैंडर्ड सब डिविजन्स बोला जाता है, जो कि किसी भी मेन क्लास के साथ में आप इनका यूज कर सकते हैं बिना किसी रूल्स के। लेकिन हम जब बात करते हैं टेबल 2 की, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6 और टेबल 7, इन सभी टेबल्स में से आपको किसी भी टेबल्स को आपको मेन क्लास में लगाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलेंगे। मतलब आप जब शेड्यूल में जाएंगे तो वहां से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि टेबल 1 की टेबल 2 में जाना है, कि टेबल 3 से जाना है, कि टेबल 4 में जाना है। तो आप इन बाकी जो टेबल्स हैं टेबल 2 से लेकर टेबल 7 तक, इनको आप बिना इंस्ट्रक्शंस के यूज नहीं कर सकते किसी भी मेन क्लास के साथ। लेकिन टेबल 1 को आप किसी भी मेन क्लास के साथ डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग टेबल 2 का मतलब जो है वो एरिया टेबल है। जिस प्रकार से हमने कोलन क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि स्पेस आइसोलेट होता है, उसी प्रकार से डीडीसी में एरिया टेबल होता है, जहाँ पे जितने भी जगह हैं उनका नंबर आपको वहाँ पे मिलता है। कंटिनेंट्स का नंबर मिलेगा, स्टेट का नंबर मिलेगा, कभी कहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट का भी नंबर मिल जाएगा जो कि उस समय पे थे। तो और ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो टेबल 2 है वो पूरे डीडीसी का सबसे बड़ा टेबल है। एग्जाम में पूछा गया है कि डीडीसी का जो है वो कौन से नंबर का टेबल है। तो डीडीसी में जो है वो एरिया टेबल 2nd नंबर का टेबल है और ये पूरे टेबल्स में से सबसे बड़ा टेबल होता है। फिर टेबल 3 की बात करें तो ये इंडिविजुअल लिटरेचर्स के लिए यूज किया जाता है, जिसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टेबल 3 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टेबल 3A, B और C। उसी प्रकार से हम लोग टेबल 4 की बात करते हैं जो कि लैंग्वेज के लिए है। और लैंग्वेज के लिए कैसे है? ग्रामेटिकल लैंग्वेज के लिए अगर डिक्शनरी कोई दूसरे लैंग्वेज में है तो उसका नंबर आपको यहां से लेना पड़ेगा कि डिक्शनरी रशियन लैंग्वेज में है या डिक्शनरी फ्रेंच लैंग्वेज में है या डिक्शनरी कोई उर्दू लैंग्वेज में है, तो फिर उसका नंबर आपको यहां से लेना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं टेबल 5, नेशनल एंड एथनिक ग्रुप्स। यहां पे आपको जो माइग्रेंट है वो मिलेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई बिहारी वर्कर है या कोई राजस्थानी वर्कर है तो उसका नंबर आपको यहां से मिलेंगे। रेस जो है वो आपको यहां से लगाना है, नस्ल या जाति जो है वो उसका नंबर यहां पे मिलेगा आपको। फिर टेबल 6 में जो है वो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसका लिस्ट आपको टेबल 6 में मिलेगा।
फिर नेक्स्ट टेबल है सातवां टेबल। यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड है, जो कि जनरली लिटरेचर्स के लिए यूज किया जाता है। कैसे मतलब जो फेमस जो पर्सन्स हैं, जिनका फेमस पब्लिकेशंस है, उनका नंबर आपको यहाँ से उठाना है। और यहाँ पे हम लोग ये समझ पाए हैं कि जो स्टैंडर्ड टेबल 1 है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन जिसको हम लोग नाम बोल रहे हैं, टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिविजन्स हैं, जिसमें आपको जो सभी मेन क्लास के लिए जो कॉमन है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। वहाँ पे थ्योरी मिलेगा, स्टडी एंड टीचिंग मिलेगा, डिक्शनरी मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है वो किसी के साथ में भी एप्लीकेबल हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें जो है वो टेबल 1 में मिलेंगी। और टेबल 1 को आप किसी भी मेन क्लास के साथ में बिना किसी रूल रेगुलेशन के डायरेक्टली आप उसका नंबर वहाँ से आप निकाल के मेन क्लास के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब तक तो बात हो गई टेबल्स की। शेड्यूल्स को हमने देख लिया, जिसको फर्स्ट टेबल में हमने देखा कि देयर आर टोटल 7 टेबल्स इन द 19th एडिशन ऑफ Dewey Decimal क्लासिफिकेशन स्कीम, जहाँ पे हमने देखा टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, एरिया टेबल है, लैंग्वेज के लिए टेबल है। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव इंडेक्स में। उसके बाद फिर दूसरे में हमने देखा कि शेड्यूल में जितने भी मेन क्लासेस हैं उनके नंबर दिए रहते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट समरी देखा, सेकेंड समरी देखा और थर्ड समरी देखा। फिर हम आते हैं तीसरा पार्ट जो है वो रिलेटिव इंडेक्स है। तो रिलेटिव इंडेक्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि रिलेटिव इंडेक्स का एक्चुअल में वर्क ये होता है कि मान के चलिए अब लाइब्रेरियन के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब कई बार क्या होता है, लाइब्रेरियंस जो होते हैं वो अलग अलग फील्ड्स के होते हैं, कोई बायोलॉजी वाला होता है, कोई मैथमेटिक्स का होता है, कोई आर्ट्स का होता है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से होता है। तो कई बार जो टर्मिनोलॉजी है वो बुक का समझ में नहीं आता, या किसी डॉक्यूमेंट्स का। किसी बुक में मान के चलिए कोई पीसीस लिखा है, किसी बुक में एम्फीबियंस लिखा है, तो वो चीज़ें कई बार समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए हम लोग रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो लिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर लिस्ट हैं जो वर्ड्स हैं उनको अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में अरेंज किया गया है रिलेटिव इंडेक्स में। तो जब हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कोई पर्टिकुलर जो टर्म है वो कौन से सब्जेक्ट से डिनोट कर रहा है, या कन्फ्यूज़न की स्थिति में हम लोग रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए रिलेटिव इंडेक्स को दिया रहता है और इसका अरेंजमेंट जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकल होता है, ए से जेड में इसका अरेंजमेंट होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर सब्जेक्ट्स का कोई टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवीज इन इंडिया। अब इंडिया आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एवीज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मान के चलिए आप इंजीनियरिंग प्रोफेशंस के हैं या आर्ट्स के हैं, तो एवीज का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, रिलेटिव इंडेक्स में जाएंगे। तो यहाँ पे जब जाएंगे अल्फ़ाबेट ए में, तो एवीज का मतलब देखेंगे तो समझ में आता है कि एवीज का मतलब जो होता है वो बर्ड होता है, जो कि एक टेक्निकल लैंग्वेज है जूलॉजी का। जूलॉजी का कॉर्डेटा का एक ये क्लास होता है एविस, तो इसका मतलब जो होता है वो बर्ड होता है। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं थी, तो हमें कहाँ जाना पड़ा, रिलेटिव इंडेक्स में। इसीलिए रिलेटिव इंडेक्स को प्रोवाइड किया गया है डीडीसी के साथ में। फिर हम इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं डीडीसी के। डीडीसी में प्योर नोटेशन का यूज किया गया है। कहने का मतलब है कि 3 डिजिट जो है वो किसी भी मेन क्लास को बनाने के लिए, किसी भी मेन क्लास को डिनोट करने के लिए आपके 3 जो डिजिट्स हैं वो कंपलसरी है, या मिनिमम 3 डिजिट होने ही चाहिए, तब आपके कोई भी क्लास नंबर बन पाएगा, किसमें, डीडीसी में। तो पहला इसका फीचर जो है वो प्योर नोटेशन है। कहने का मतलब है कि इसमें जो नोटेशंस यूज किए गए हैं, नोटेशन हमने पढ़ा था कि नोटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे नोटेशन, प्योर नोटेशन यूज किया गया। कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार के जब हम स्पीसीज के सिंबल्स का यूज करते हैं तो उसको हम लोग प्योर नोटेशन बोलते हैं, या तो वो कंप्लीटली अल्फाबेट हो सकता है या कंप्लीटली नंबर्स हो सकते हैं। तो डीडीसी में हम देखते हैं कि पूरे 0 से लेके 9 जो नंबर्स है इंडो अरेबिक्स, इसी का यूज किया गया है, इसीलिए प्योर नोटेशन का इसमें देखने को हमें मिलता है यूज। फिर है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है लचीलापन। कहने का मतलब है कि किसी अगर जो मेन क्लास बने हुए हैं, अब कहीं पे कोई नया सब्जेक्ट्स जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा। तो डीडीसी में कहीं कहीं पे आप देख पाएंगे कि जब उसका हम लोग समरी देखेंगे तो समझ में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट कहीं पे आपको देखने को मिलता है।
जो कि इस प्रकार से दिया रहता है 136 स्क्वायर ब्रैकेट में और लिखा रहेगा अनअसाइंड। तो ये जो नंबर है उनको आप सब्जेक्ट्स के लिए असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सभी जगह पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एन्यूमरेटिव है। कहने का मतलब है जो मेन क्लास है वो बना बनाया पहले से है, इसीलिए यहाँ पे एन्यूमरेटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। फिर दूसरा है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्योर नोटेशन का यूज किया गया है, तो इसको जो नॉन सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि 300 के बाद 400 आएगा, 310 के बाद 320 आएगा या 330 आएगा। इसमें किसी प्रकार के कनेक्टिंग सिंबल्स का यूज नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि हम जब कोलन की बात किए थे तो वहां पे आपको मैंने पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिंग सिंबल है उनका यूज किया गया था, जिसमें पर्सनालिटी के लिए कॉमा यूज किया गया था, मैटर के लिए सेमी कोलन यूज किया गया था, कोलन एनर्जी के लिए यूज किया गया था, स्पेस के लिए डॉट यूज किया था और टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज किया गया था। तो इस प्रकार की चीजें डीडीसी में नहीं है। यहां आपको कोई कनेक्टिंग सिंबल नहीं दिखेगा, लेकिन हर 3 डिजिट के बाद जब मेन क्लास हम बनाते हैं तो वहां पे डॉट का यूज होता है। तो एक्चुअल में डॉट जो है वो कनेक्टिंग सिंबल नहीं है, डॉट जो है वो मेन क्लास को अलग दिखाने के लिए यूज किया गया है। ओसीएलसी एक्चुअल में डीडीसी को जो है वो मेंटेन करता है, या फिर इसका कॉपीराइट जो है वो ओसीएलसी के पास है। तो ओसीएलसी का पहले नाम जो है तब ये स्टार्ट हुआ था 9 जुलाई 1967 में, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। फिर आगे चल के इसका नाम चेंज हो गया, फिर इसका नाम बन गया ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। फिर 2017 में इसका नाम फिर से चेंज होके ओसीएलसी इनकॉर्पोरेशन हो गए। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट आप जब ओसीएलसी की वेबसाइट में सर्च करेंगे वेबसाइट में, तो यहाँ पे आपको 30,000 से भी ज्यादा लाइब्रेरीज मिलेंगे जो कि ओसीएलसी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा कंट्रीज इसके मेंबर हैं, किसके? ओसीएलसी के। और ओसीएलसी में आपको ऑनलाइन डिबेट देखने को मिल जाएगा। वहाँ ओसीएलसी के बहुत सारे सर्विसेज हैं जिनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। वर्ल्ड कैट जो कि यूनियन कैटलॉग है, किसका है? वो ओसीएलसी का है। तो हम अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। डीडीसी के कुछ लिमिटेशंस हैं या कमियां हैं या डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक, जो भी बोल सकते हैं आप। कहने का मतलब है कि इसमें प्योरिटी ऑफ नोटेशंस है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्योर नोटेशंस यूज किए जाते हैं। तो प्योर नोटेशन का यूज किया गया था इसीलिए जो एकोमोडेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स है, कहने का मतलब हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर मिक्स नोटेशन का हम लोग यूज करते तो हमने उसका मेरिट्स में हम लोग देखा था या फिर एडवांटेज में हमने देखा था कि किसी भी जगह पे नया मेन क्लास बनाना पॉसिबल है। लेकिन प्योर नोटेशन, जो कि प्योर नोटेशन में क्या होता है, या तो आप अल्फाबेट का यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 26 लेटर्स मिलते हैं। उसी प्रकार से आप जब नंबर्स का यूज करते हैं, इंडो अरेबिक नंबर्स का, तो वहां पे आपको 10 मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर का यूज किया गया है, इसीलिए आपको कहीं पे भी मेन क्लास बनाना इजिली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये इसका जो नेचर है वो एन्यूमरेटिव नेचर का है डीडीसी। और अभी बढ़ते समय में या फिर अभी जो लेटेस्ट में जब आप देखेंगे कि नए नए सब्जेक्ट्स हैं जिनको डीडीसी से प्रॉपर क्लास नंबर प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये प्योर नोटेशन जो है वो डीडीसी का एक ड्रॉबैक है। और यहाँ पे कहीं पे भी आप नए सब्जेक्ट्स को आप जगह नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पे है 510 में मैथमेटिक्स है और 520 में है एस्ट्रोनॉमी। अब इसके बीच में आपको एक नया मेन क्लास बनाना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर पहले से असाइन है 510 और 520। अगर यहीं पे हम मिक्स नोटेशन रहता तो हम उसके बीच में कोई नया अल्फाबेट का यूज करके आप मेन क्लास आसानी से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा ड्रॉबैक है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं 400 जो कि लैंग्वेज को डिनोट करता है, और यहाँ पे है 800 जो कि लिटरेचर को डिनोट कर रहा है। तो दोनों के बीच में लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि 400 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, फिर जाके 8 आएगा। तो रंगनाथन ने यह कहा कि किसी भी लैंग्वेज के बिना लिटरेचर जो है वो अधूरा है। जब कोई लैंग्वेज ही नहीं रहेगा तो लिटरेचर कैसे लिखेंगे आप? इसीलिए यहाँ पे जो है लैंग्वेज और लिटरेचर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। इसकी वजह से इसको बहुत सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है या फिर क्रिटिसिज्म इसके लिए किया जाता है। फिर है क्लास नंबर का लेंथ।
अब मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पे प्योर नोटेशंस का यूज किया जाता है, ओनली नंबर्स का। तो जो क्लास नंबर का लेंथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है। कहने का मतलब आप किसी मैक्रो डॉक्यूमेंट को आपको क्लासिफाई करना है किसी सब्जेक्ट्स के गहराई में जाके, तो उसका नंबर है वो जो बहुत ज़्यादा आगे आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो क्लास नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा बनता है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स नोटेशन का अगर यूज़ किया जाता है तो क्लास नंबर ज़्यादा लंबा ना बन के छोटा बनता। फिर है आपका यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि 300 सोशल साइंसेस है और 900 में हिस्ट्री है। तो ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया है सोशल साइंस और हिस्ट्री के बीच में। और यहाँ पे विद इन सोशल साइंस की जब हम बात करेंगे तो 320 जो कि पॉलिटिकल साइंसेस है, इस सेपरेटेड फ्रॉम 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक अभिन्न अंग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा अलग कर दिया गया है 320 से लेके 350 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा गैप है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 327 इंटरनेशनल रिलेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ 341। तो ये भी इसका एक लिमिटेशंस है कि सब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट जो है इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। इसके अलावा डीडीसी के जो सब्जेक्ट्स अरेंजमेंट है वो किसी थ्योरीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड नहीं है, लेकिन हम जब बात कोलन की करते हैं तो वहाँ पे थ्योरीज और प्रिंसिपल्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसका यूज़ रंगनाथन ने किया है। तो आज आपने देखा कि डीडीसी क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है और इस क्लासिफिकेशन स्कीम का क्यों यूज़ किया जाता है। थैंक यू।